अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि वृक्ष है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो हम हैं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की जो हमारी तीसरी कविता चल रही थी, पथिक, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने, वो कंप्लीट करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके मानव को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया है कि प्रकृति हमें निस्वार्थ मानव की सेवा कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है, मानव का कर्तव्य बनता है कि वो प्रकृति को बचाए रखे। जब गंभीर तंब अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। कवि ने इस पद में प्रकृति के आधी रात के सौंदर्य का वर्णन किया है कि जब आधी रात होती है तो प्रकृति किस तरह का सौंदर्य प्रस्तुत करती है, कैसी लगती है वो। जब गंभीर तंब, गंभीर घना, तम अंधेरा, अर्ध आधी, निशा रात, कि जब आधी रात होती है तो घना अंधेरा, जग यानी कि संसार को, इस संसार को ढक लेता है, यानी कि सारे आधी रात को सारे संसार में घना अंधेरा छा जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और फिर घना अंधेरा, कवि कहता है कि घने अंधेरा होता है तो अंतरिक्ष यानी आकाश में तारों को छिटका देता है, यानी कि तारे निकल आते हैं। जब आधी रात होती है, घना अंधेरा होता है तो तारे निकल आते हैं और प्रकृति का यह नजारा तारे चमचमाते हुए इतना सुंदर होता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। आधी रात को जब तारे निकल आते हैं और सुबह होने वाली होती है, कवि ने आगे वाली पंक्तियों में जब सुबह होने वाली होती है उसके सौंदर्य का वर्णन किया है कि सस्मित वदन यानी कि सुंदर शरीर, वदन होता शरीर, जगत इस संसार का स्वामी किसको बताया है? सूर्य को, सूरज को, कि सुंदर वदन वाला इस संसार का स्वामी सूर्य आधी रात के बाद मृदु धीमी गति से आना शुरू हो जाता है, कि सुबह के लिए सूर्य धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, सूर्य उदय होने की तैयारी होने शुरू हो जाती है। तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। कवि कहते हैं कि तट पर, किनारे पर खड़ा रहकर, गगन गंगा यानी आकाश गंगा पर, कि अंतरिक्ष में, आकाश में उसके किनारे खड़ा रह करके सूर्य मीठी आवाज में गीत गाता है। कहने का भाव है कि जब सुबह होने वाली होती है तो सूर्य निकलने का आभास सा होता है, वह प्रकृति का जो नजारा होता है बड़ा सुंदर होता है उस समय जब सूर्य निकलने वाला होता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। उससे ही, इससे, सूर्य की इस प्रक्रिया से कि वो मीठी मीठी गति से, धीमी धीमी गति से जब आता है और गगन गंगा के किनारे खड़ा रहकर मीठे गीत गाता है, यानी कि सूर्य बड़ा सुंदर लगता है। आते हुए सूर्य का जो आभास होता है प्रकृति के अंदर, हमें इस तरह से दिखाई सा देता है कि अब सूर्य निकलने वाला है, पूर्व की दिशा में उसका आभास हो जाता है कि उसकी इस क्रिया पर क्या है, चंद्रमा विहंस हंस देता है, विमुग्ध मोहित होकर, कि सूर्य जब धीमे धीमे गति से शुरू होता है आने के लिए और किनारे, आकाश गंगा के किनारे खड़ा रहकर मीठे गीत गाता है, तो इस प्रक्रिया से कवि को लगता है कि चंद्रमा उस पर मुग्ध होकर, मोहित होकर हंसना शुरू कर देता, हंसने लग जाता है। कहने का भाव है कि जब सुबह होने वाली होती है तो चंद्रमा भी बड़ा सुंदर दिखता है, हंसता हुआ बड़ा सुंदर लगते हैं तारे, और उगता हुए सूर्य का जो हमें आभास होता है वो, और चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है। हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं।
कवि कहते हैं कि जब सुबह होने वाली होती है तो पक्षी हर्ष होते खुशी मुग्ध मधुरता के साथ चहचहाना शुरू कर देते हैं कि जब सुबह होने वाली होती है तो पक्षियों से अपनी खुशी संभाली नहीं जाती, वो मीठे मीठे स्वर में चहकना शुरू कर देते हैं। इतनी ताजगी इतना उत्साह उनके अंदर भर जाता है कि सुबह होते ही पेड़ पौधे हैं वो तो पूर्ण रूप से फूल और पत्तों से भर जाते हैं, और पक्षी सुबह होते ही सारे पक्षी ऐसे अपनी मीठी मीठी आवाज में चहचहाना शुरू कर देते हैं। जब हम सोए रहते हैं 4 बजे 5 बजे, पक्षी 4 बजे ही हम देखते हैं, हम जब सोए रहते हैं तो पक्षियों की आवाज हमारे कानों में गूंजती है। तो इसी, और जब हम बाहर जाते हैं सुबह उठते ही तो हम हमारे जो पेड़ पौधे हैं हम देखते हैं नए नए पत्ते उन पे निकले हुए होते हैं, और जो फूल होते हैं वो नए खिले हुए होते हैं। फूल सुबह खिलते हैं शाम को मुरझा जाते हैं, और जैसे ही सुबह उन पौधों को हम देखते हैं सुंदर पत्ते और तरह तरह के फूल उन पर खिले रहते हैं। तो यही बात कवि बता रहे हैं कि सुबह की तैयारी करने के लिए प्रकृति का हर उपादान जुट जाता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूल खिल जाते हैं। कवि कहते हैं कि जब सुबह होती है तरह तरह के कि फूल सांस लेकर कि फूल खिल जाते हैं, सुख की सानंद, सानंद होता आनंद की, आनंद देने वाला सुख कौन सा है? महक। फूल अपनी महक छोड़ते हैं, अपनी खुशबू से सबको आनंद और सुख प्रदान करते हैं। जब सुबह होने वाली होती है तो फूल तरह तरह के फूल खिल जाते हैं और अपनी खुशबू से अपनी महक से सारे वातावरण को आनंद से भर देते हैं। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कवि ने अर्ध रात्रि का और सुबह के सौंदर्य का बड़ा सुंदर ही चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की अधिकता है। अर्ध, निशा, अंतरिक्ष, मृदु, सस्मित, विमुग्ध, चंद्र, विहंस, पुष्पों, हर्ष, संभाल, मुग्ध, ये सभी के सभी संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम प्रधान शब्दों का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। अभिधा शब्द शक्ति है, बिल्कुल सरल सहज हमारे समझ में आ रहे हैं इनके भाव। शांत रस प्रसाद गुण है, संगीतात्मकता है, बड़ी सुंदर गाए जाने वाली कविता है, संगीत मौजूद है इसके अंदर, छंदबद्धता है, तुक मिल रहे हैं, लय मिल रहे हैं, यति गति मिल रही है इसके अंदर। तो छंदबद्धता का प्रयोग कवि ने अपनी कविता के अंदर किया है। दृश्य बिंब है, प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्र हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत किया है। मानवीकरण अलंकार, या हम कहें कि प्रकृति का मानवीकरण कवि ने यहाँ किया है। सभी पदों के अंदर प्रकृति का मानवीकरण कवि ने किया है। मानवीय यानी मानव, करण मानव की तरह करना। जब प्रकृति मानव की तरह करती है, मनुष्यों की तरह करती है, वहां मानवीकरण अलंकार आता है कि मृदु गति से चलना, धीमी गति से मानव चलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को बताया है कि प्रकृति जब मानव की तरह क्रियाएं करती है, वहां हमारा मानवीकरण अलंकार। अनुप्रास अलंकार कई जगह आया है, और रूपक अलंकार हमारा आया है इसके अंदर। कहां? सस्मित वदन, सस्मित वदन के अंदर रूपक अलंकार है, सुंदर वदन वाला जो सूर्य। सवर मैत्री अलंकार है अय की मात्रा इसके अंदर मैच हो रही है। पद मैत्री अलंकार कहाँ होते हैं? पद जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं, और जब एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के पद आपस में मेल करते हैं वहां हमारा पद मैत्री अलंकार होता है। कहाँ आया है? उठते हैं, उठते हैं, दोनों पद आपस में मिल रहे हैं, इसलिए पद मैत्री अलंकार इसके अंदर आया है। आगे दूसरे पद्यांश देखें। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं।
वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म परले होता, नयन नीर झड़ते हैं। कवि जब बरसात होती है तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वनों में, उपवन बगीचों में, गिरी होता पहाड़, पहाड़ों में, सानु समतल भूमियां, समतल जो मैदान होते हैं, कुंज होती है लताएं जो बेलें होती हैं, कि मेघ बादल बरस पड़ते हैं, बादल बरसते हैं यानी कि बरसात होती है, कि जब वनों में, बगीचों में, पहाड़ों में, समतल भूमियों में और लताओं में जब बरसात होती है, जब प्रकृति के अंदर वर्षा होती है, तब कवि कहता कि मेरा यहाँ, किसका, कवि का, आत्म कथात्मक शैली, कि मेरा आत्म परले होना, भाव विहल होना, कि मेरे अंदर विचार उमड़ने शुरू हो जाते हैं, मेरा हृदय बड़ा दुखित होता है, नयन नीर झड़ते हैं, और आंखों से, नयन आंख, नीर पानी निकलता है, यानी कि कवि का मन रोता है, कवि की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। जब प्रकृति के अंदर जो बरसात का सुंदर नजारा कवि देखते हैं तो उनकी आत्मा रोती है, उसके, कवि के आंसू निकलते हैं। क्यों? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जब प्रकृति का नजारा इतना सुंदर है, वनों, पहाड़ों के कारण, बगीचों के कारण जब बरसात होती है, तो फिर हम इनको नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम इनसे जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? हम इस सौंदर्य को देख क्यों नहीं रहे हैं? बाकी दूसरे सुख सुविधाओं की तरफ हम भागदौड़ मचाए रखते हैं, हम दूसरी तरफ सुखों की खोज में जुटे रहते हैं। जब प्रकृति के अंदर इतना सुख है तो फिर हम दूसरी जगह वो शांति और सुख ढूंढने के लिए क्यों घूमते फिरते हैं? इसीलिए कवि ने कहा है कि मेरा आत्म परलय होता है जब मैं प्रकृति का ये नजारा देखता हूं। पढ़ो लहर तट तृण तरु, गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी, विसव विमोहन हारी। प्यारी यहां कवि ने अपनी पत्नी को कहा है। कवि बताते हैं अपनी पत्नी के माध्यम से हम लोगों को, मानव को कवि बताना चाहते हैं, इस संसार के लोगों को अपनी पत्नी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ो यानी कि समझो, अनुभव करो, एहसास करो, इस बात को आप समझो। किसको? लहरों को, सागर से उठती बैठती लहरों को देखो, समझो, तट किनारों को, तृण प्रकृति के तिनके तिनके को, तरु पेड़ पौधों को जो हमें हवा देती है, हमारे सुख सुविधाओं के काम आती हैं, उनको आप समझो, देखो। गिरी पहाड़ों को जो ऊंचाई लिए हुए खड़े हैं, उन पहाड़ों को, नभ आकाश को, आकाश में सूर्य चंद्रमा तारों को देखो, किरण सूर्य की जो किरणें हमें ऊर्जा देती है उसको महसूस करो, उसको समझो। जलद कौन? बादल की जो हमें पानी देता है, उसको कवि कहते हैं अपनी पत्नी के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं, मानव जाति को, कि इन चीजों को समझो आप, इनके ऊपर मधुर कहानी लिखी हुई है, इनकी अलग अलग अपनी मधुर कहानी है, ये अलग अलग रूप से हमें सुख सुविधाएं देती है, हमें इनसे जुड़ना चाहिए, हमें इनको जानना चाहिए, इनके महत्व को समझना चाहिए। यह प्रेम कहानी है, प्रकृति से जुड़ा रहना, प्रकृति को बचाए रखना, ये एक प्रेम कहानी है कवि की। जी में है अक्सर बन इसके, बनूं विसव की बानी। कवि कहते हैं कि प्रकृति से मैं इतना प्रेम करता हूं, प्रकृति के अंदर उसकी गोद में मुझे बड़ा सुख मिलता, बड़ी शांति मिलती है, जो निस्वार्थ हमारी सेवा कर रही है, उसके प्रेम की कोई कहानी लिखी जाए और उस कहानी का मेरा मन करता है कि मैं एक अक्षर बन जाऊं और
विश्व की वाणी, सारे संसार की आवाज, कि मैं प्रेम कहानी सबको समझा सकूं। मैं एक प्रेम कहानी का अक्षर बनने से तात्पर्य है कि मैं प्रकृति के महत्व को समझा सकूं, प्रकृति के प्रति लोगों को जोड़ सकूं, और संसार की आवाज यानी कि संसार के सभी लोग इसके महत्व को समझ सके। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रकृति से व्यक्ति को जुड़ा रहने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए संदेश दिया है कि प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति को बचाए रखना, वो प्रेम बड़ा स्थिर है, डगमगाने वाला कवि का प्रेम नहीं है, पवित्र है, इसमें छल कपट नहीं है। प्रकृति के प्रेम में छल कपट नहीं है, निस्वार्थ प्रकृति हमें सभी वस्तुएं देती है। आनंद प्रवाहित, प्रकृति सदा ही व्यक्ति को आनंद देती रहती है। सदा शांति, और वो शांति देती है। कभी भी हम दुखी होते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, नदी के पास जाते हैं, पेड़ पौधों के पास। अकेले जब हम दुखी होते हैं तो हम प्रकृति की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें वहां शांति मिलती है। यही बात कवि बता रही हैं कि जो शांति प्रकृति दे सकती है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। सुख ही देती है, दुख कभी नहीं देती। प्रकृति का प्रेम हमेशा व्यक्ति को सुख ही देता है। आहा, कवि कह रही हैं बहुत खुश होकर के कि जो प्रेम का राज्य कौन? प्रकृति। प्रकृति का हर उपादान, उससे लगाव रखना, उसको बचाए रखना, उससे प्रेम करना परम सुंदर। कितना सुंदर है, अतिशय सुंदर। प्रकृति के प्रेम को कवि ने कई विशेषणों में बांधा है। अतिशय बहुत अधिक सुंदर है। कवि कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम करना, उसको बचाए रखना, उससे जुड़े रहना इतना सुंदर है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसको केवल व्यक्ति महसूस कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है। काव्य सौंदर्य देखें, कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति को बचाए रखने के लिए कवि ने संदेश दिया है अपनी पत्नी के माध्यम से। खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। तत्सम शब्दों की अधिकता है। आत्म, परलय, गिरि, कुंज, तरु, तृण, अक्षर, स्थिर, प्रवाहित, ये सभी प्रेम तत्सम शब्दों की अधिकता है। बड़ी सुंदर। अभिधा शब्द शक्ति, शांत रस का बड़ा सुंदर उदाहरण कवि ने यहाँ पेश किया। प्रसाद गुण, संगीतात्मकता, छंदबद्धता है। दृश्य बिंब, मैंने पहले भी बताया, पूरी कविता के अंदर बड़ा सुंदर प्रस्तुत हमारी आंखों के सामने कवि ने किया है। प्रकृति का मानवीकरण कवि ने किया है। अनुप्रास अलंकार कई जगह आया हुआ है। वन उपवन ने की आवृत्ति पीछे हो रही है। कई जगह अनुप्रास अलंकार, विसव, विमोहन, हारी, वह की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। सवर मैत्री है, पढ़ते हैं। प्यारी, हारी, मनोहारी, और हानि, बानी, ई की मात्रा यहाँ मिल रही है, और यहाँ भी ई की जो स्वर है वो आपस में मिल रही हैं। तो स्वर में त्रि अलंकार आया है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और प्रकृति का महत्व जो कवि ने बताया है वो भी समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।